हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओसवाल का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन इन डिटेल, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर कर अच्छे तरीके से जिस टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग इन डिटेल में स्टडी करेंगे, समझेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि सैम्पल पेपर हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे टर्म टू के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिट साबित होगा, इसलिए इसको हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ होमोलोगस series of organic compound which belongs to the same family, that means same functional group, same family मतलब same functional group, so similar chemical properties। मतलब पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में आपका होता है केटोन ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ब्रोमाइड ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप, आयोडाइड ग्रुप, ये सब क्या आता है आपको, ये सब आपका आता है फंक्शनल ग्रुप में। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लिए, तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा होमोलोगस सीरीज हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को पहले डिस्कस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज मे बी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज हम लोग किसे कहेंगे, हम लोग होमोलोगस सीरीज को किस तरह से डिफाइंड करेंगे। एक तरह का किसका फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग समझते हैं जिसमें कार्बन रहना कंपलसरी है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, इस तरह का अगर उसके साथ कोई एटम, अनदर एटम भी कॉम्बाइन रहता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। तो यानी यहाँ पे बोलता है कि हम लोग होमोलोगस सीरीज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तरह किसका फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, एक कंपाउंड नहीं बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, तब होमोलोगस सीरीज बन पाएगा। हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि CH3 है तो उसके साथ OH है ना, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि CH3 Cl है तो इसके बाद जो आएगा, इसका जो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग है, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप है क्लोराइड ग्रुप है। तो यानी ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप का, यहाँ पे OH मतलब कि अल्कोहल ग्रुप का ये कंपाउंड है, ये भी अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, ये भी अल्कोहल ग्रुप का, ये क्लोराइड ग्रुप का कंपाउंड है, ये भी क्लोराइड ग्रुप का है, ये भी क्लोराइड ग्रुप का है। इसको आप लोग, ये जो कंपाउंड का यहाँ पे जो 3 कंपाउंड्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, पहला बेस हम लोग को क्या देखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे OH है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे भी है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे भी है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन अगर इसका बात करें C3OH और C2H5Cl, ये आपका दो, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज, इससे हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यानी यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप है, तो ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं करेंगे। तो पहला इसमें बोला था कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज में काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड द सक्सेसिव मतलब कि ये पहला कंपाउंड हुआ, इसके बाद दूसरा कंपाउंड क्या आएगा, यही आ सकता है C2H5OH मेंबर्स विच डिफर बाय CH2 यूनिट, मतलब कि इससे जो फर्स्ट कंपाउंड है, इसका जो सेकेंड कंपाउंड बनेगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यानी कि CH3OH है, तो यानी कि हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम लोग एक कार्बन बढ़ाएंगे तो C2 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सक्सेसिव क्या हुआ, ये पहला है आपका, इसका सक्सेसिव क्या हो गया, सेकेंड वाला, है ना। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज को अप्लाई यहाँ पे हो रहा है। अगर इसका हम लोग सक्सेसिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन को बढ़ा देंगे तो C3 हो गया और 2 हाइड्रोजन को बढ़ा देंगे तो CH7, और हम लोग को सेम फंक्शनल ग्रुप रखना है, यानी अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप, ब्रोमाइड ग्रुप है तो ब्रोमाइड ग्रुप, आयोडाइड ग्रुप है तो आयोडाइड ग्रुप, इसको हम लोग को सेम रखना होगा, है ना। कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तभी जाके आपका होमोलोगस सीरीज वो बन पाएगा।
ठीक है। इसका अगर हम लोग करेंगे, इसका अगर सक्सेसिव लिखेंगे होमोलोगस सीरीज तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, यानी कि सी यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे C4 कर देंगे, और यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बढ़ाना है हाइड्रोजन तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, OH हो गया ये आपका। तो ये जो पूरा कंपाउंड का जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं ये आपको, इसे हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सेम जो हम लोग यहाँ पे जो टोटल ये कंपाउंड लिखे हैं ये सभी के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक सभी के पास क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। और आगे क्या बोला है कि इसका जो मेंबर्स है, जो सक्सेसिव में, मतलब फर्स्ट का हो गया सक्सेसिव मेंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो यानी कि फर्स्ट का जो सक्सेसिव मेंबर सेकंड है उसमें एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इसमें एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन हम लोग को बढ़ा देना है सक्सेसिव मेंबर, मतलब कि पहला का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड वाले में 5 हो जाएगा, H5। ठीक है। और क्या होना चाहिए, 14 मास का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि जो फर्स्ट कंपाउंड हम लोग लिखे हैं CH3OH, और सेकेंड सक्सेसिव कंपाउंड क्या है, सक्सेसिव मेंबर क्या है, C2H5OH, ये है। ये दोनों का जो अगर हम लोग क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, तो ये दोनों का एटॉमिक मास को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड माइनस 1 तो क्या होना चाहिए, 14 यूनिट का क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, तो इवन नंबर है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कार्बन था 12 × 1, ठीक है। फिर प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक मास, तो 1 × 3। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 होता है। तो यानी कि क्या है, इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका इवन, तो इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए इवन है तो इसमें सिर्फ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 × 1, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है ना, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का हो गया 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 × 3। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे टोटल ऐड करके 17, इसको टोटल जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 32 आ गया इसका एटॉमिक मास। ये पूरे कंपाउंड का जो एटॉमिक मास आया है वो कितना आया है, 32। एटॉमिक मास कितना है इसका, 32, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है एक कार्बन का, 6 है, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इवन है, तो 6 × तो यहाँ पे 12 हो जाएगा एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 2 कार्बन का 12 × 2। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। तो इसको आपको टोटल जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 46। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड का एटॉमिक मास में से फर्स्ट का एटॉमिक मास घटाएंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 14 यूनिट का, यानी कि 14 मास उसमें 14 यूनिट आना चाहिए। तो देखते हैं 46 में से अगर 32 को घटाते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 1, तो यानी यहाँ पे कितना गया 14 यूनिट, यानी कि जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो 14 यूनिट, मतलब वो 14 यूनिट क्या है, ज़्यादा है फर्स्ट वाले कंपाउंड से। यानी कि ये सक्सेसिव क्या हुआ, फर्स्ट का सेकेंड हुआ, तो सक्सेसिव यानी सेकेंड वाले कंपाउंड जो है वो 14 यूनिट ज़्यादा है फर्स्ट वाले कंपाउंड से, है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यानी हम लोग होमोलोगस सीरीज का अगर कोई भी हमको कंपाउंड, अगर कोई भी सीरीज हमको रेडी करना होगा तो हमको 2 बात का ध्यान देना है। फर्स्ट की सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल ग्रुप, कार्बोजलिक है तो कार्बोजलिक, क्लोरीन है तो क्लोरीन ग्रुप, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड आपका होना चाहिए कि जो सक्सेसिव, मतलब फर्स्ट का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो जो सेकेंड वाला कंपाउंड लिखेंगे उसमें एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जिस तरह के इसमें यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे अब एक कार्बन तो बढ़ा दिए, अब 2 हाइड्रोजन बढ़ा देते, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 कर दिए। और क्या हमें चेक करना होगा, एटॉमिक मास इस मतलब पूरे कंपाउंड का हम लोग को एटॉमिक मास निकालना होगा, जिस तरह से हम यहाँ पे निकाल कर दिखा चुके हैं आपको, और सेकेंड वाले को भी निकालना होगा, और दोनों को क्या करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर 14 यूनिट का डिफरेंस आता है सक्सेसिव वाले में तो आप समझ जाइए कि वो आपका होमोलोगस सीरीज आप रेडी कर रहे हैं।
तो चलिए हम अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया, होमोलॉगस सीरीज हम लोग किसे कहते हैं वो बात हम लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक ए में हमें क्या डिस्कस करना है उसके बारे में रीड करते हैं। क्वेश्चन ए से दैट राइट अ केमिकल फार्मूला, आपको एक केमिकल फार्मूला लिखना है, यानी कि कंपाउंड का नेम लिखना है, कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। टू कंजिक्यूटिव मेंबर, टू कंजिक्यूटिव मतलब कि दो लगातार मेंबर, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड लगातार लिखना है। ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, मतलब कि होमोलोगस सीरीज रेडी करना है, यानी कि हम लोग को फंक्शनल ग्रुप में क्या लेना है, अल्कोहल, यानी सिंबल क्या होता है अल्कोहल का, OH होता है ना। तो हम लोग को ये लेना है OH, फंक्शनल ग्रुप में क्या लेना है, OH लेना है, ठीक है। और चलिए हम लोग रेडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका क्या है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। तो चलिए रेडी करते हैं, आंसर क्या होगा इसका। द केमिकल फार्मूला ऑफ टू कंजिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल आर। तो चलिए होमोलोगस सीरीज हमें रेडी करना है। तो पहले हम लोग को स्टार्ट करना होगा किससे, हम लोग को CH4, यानी कि CH4 तो आपका क्या होता है, इसका हम लोग एक मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन चारों तरफ, ठीक है। तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कौन सा डाल देना है, OH, मतलब अल्कोहल ग्रुप है ना। तो हमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3OH, है ना। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब क्या करना है, हमें दो कार्बन को, अब हम लोग को सीरीज बनाना है ना, तो हम क्या बोले थे कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके लिए, तो नेक्स्ट हम आपको बताए थे कि जो आपका नेक्स्ट सक्सेसिव होगा उसमें क्या होना चाहिए, एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और दो हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए। एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए और दो हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम लोग चलिए रेडी करते हैं इससे। तो आपका एक कार्बन ज़्यादा होना, यानी कि C2H6, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए इसमें C2, क्योंकि हम लोग को एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसमें OH लगाना होगा, तो C2H5, क्योंकि दो हाइड्रोजन बढ़ाना था, और OH मतलब फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। थर्ड हम दो ही ग्रुप का बना था, लेकिन हम लोग थर्ड ग्रुप भी बना लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हो जाएगा C3, एक कार्बन बढ़ा दिए और दो हाइड्रोजन बढ़ा दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C3H7OH। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि ये भी आपका क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो ये भी आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज है। ये जो पूरा कंपाउंड है ये होमोलोगस सीरीज है। अगर आप इसका एटॉमिक मास निकालिएगा और इसका एटॉमिक मास निकालिएगा और दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रूल को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बन के एक आइटम को बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन के दो आइटम को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ए का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बी अब डिस्कस करते हैं। स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स दैट डिटरमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं, इसका क्या होता है आंसर। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस कंपाउंड में क्या चेंजिंग आएगा, अगर इसके कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग इस पर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज। कैसा चेंज दिखाता है, ग्रेजुअल चेंज दिखाता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा कब, जब हम लोग उसके मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे, है ना। होमोलोगस सीरीज में अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने के लिए हमें मिलेगा। और क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज में जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एटॉमिक मास में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास जिसे बोलते हैं, वैसे ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग को चेंजेस देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट आ जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का। जैसे कि अगर आइस क्यूब है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है ना, कि ये कितना जल्दी मेल्ट कर जाएगा यानी कितना जल्दी पिघल जाएगा, ये इसका क्या बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे दो कंपाउंड लिखे थे, उधर एग्जांपल लिए थे CH3OH, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखे थे हम लोग, C मतलब एक कंपाउंड ज़्यादा होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग और दो हाइड्रोजन ज़्यादा, तो H5OH। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है, होमोलोगस सीरीज है ये, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग का कितना आया था, 32 आया था एटॉमिक मास, और इसका कितना आया था आपका 46। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है, इसीलिए इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस कंपाउंड में, है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। मतलब कि यहाँ पे कंपाउंड नंबर फर्स्ट मान लो, इस कंपाउंड नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे कंपाउंड नंबर सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा फर्स्ट से। तो यहाँ से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता कर लिए कि ये कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करेगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो इस कंपाउंड में डिसाइड करेगा। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जितने भी होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रेडी करते हैं होमोलोगस सीरीज, जैसे हो गया CH4, तो इसका नेक्स्ट सक्सेसिव क्या हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ा देंगे और CH4 ना, तो H6, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, दो कार्बन और बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा C3, दो कार्बन दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। इसका हो जाएगा यहाँ पे C5H12। तो ये आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज का एक मतलब होमोलोगस सीरीज मैंने रेडी कर दिया है जिसमें सभी मेंबर्स का सेम के केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये कैसा रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। कैसा दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज का वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं CH4 और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो एक यहाँ पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH4। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए आपको मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा जिसके जगह पे एक क्लोरीन आ गया होगा। नेक्स्ट क्या आया था आपका C2H6 को अगर क्लोरीन के साथ रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C2H। एक कार्बन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा CHCl। तो यहाँ पे आपका HCl सब जगह फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। उसी से नेक्स्ट का भी करेंगे C3H8 और इसका भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन दिखने के लिए मिलेगा क्योंकि C3H यहाँ पे एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया, यानी कि H7
यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए, मतलब कि पोजीशन में चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है HCl। तो यहाँ पे हम लोग को सेम केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलता है होमोलोगस सीरीज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B, दो एलिमेंट्स है आपका, एक A एलिमेंट्स है दूसरा B है, एक आपका A एलिमेंट है दूसरा B है, दो आपके पास एलिमेंट है जिसका आप लोग को नेमिंग नहीं पता, वही आपको नेमिंग ही पता करना है। ठीक ना। द फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नेम है ना। तो हम लोग चलिए डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे 2 है, 8 है और 3 है, ये किसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन है? A एलिमेंट का। B का क्या है? 2 8 7। यानी कि अगर इसको हम लोग कैसे डिसाइड करें, KLM, तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा टोटल? 2 + 8 + 3 = कितना आ गया? 13। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 + 8 + 7, तो यहाँ पे आ गया Cl। 13 जो होता है, सॉरी 13 जो होता है यहाँ पे Cl नहीं होगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। 13 जो होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, जिसको हम लोग Al से डिनोट करते हैं। और 17 होता है क्लोरीन का, किसका होता है? क्लोरीन का, जिसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का तो आंसर मेरा हो गया। स्टेट द नेचर एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट कौन कौन सा? 2 एलिमेंट तुमको पता चलेगा कि A एलिमेंट आपका, B का सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, B का आंसर राइट कर रहा हूँ। A जो है आपका एलिमेंट एल्युमिनियम है और B जो आपका एलिमेंट है वो है आपका क्लोरीन है। अब क्या बोल रहा है कि इससे हमको कंपाउंड बनाना है, इससे क्या बनाना है? हमको कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट में तो यहाँ पे 2 कंपाउंड है, एल्युमिनियम और क्लोरीन, है ना। तो ये दोनों को से कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। कैसे कंपाउंड बनेगा? Al है, Al के लास्ट ऑक्टेट में कितना है? 3 है। लास्ट ऑक्टेट में कितना है? M वाले सेल में कितना है? 3 है। और क्लोरीन के वाले सेल में कितना है लास्ट में? मतलब कि आप लोग को यहाँ पे से डिसाइड करना है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और क्लोरीन को कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, है ना। इसको अपने एल्युमिनियम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और जो आपका क्लोरीन है उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा AlC3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1 या 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 3 इसके पास चला जाएगा और 1 इसके पास चला जाएगा। तो AlC3 का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? एसिडिक नेचर होगा। ये पावरफुल लेविस एसिड होता है, पावरफुल ये लेविस एसिड होता है। ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे दोनों का हमको आंसर मिल चुका है। एटॉमिक नेम भी हमको पता चल गया एंड द नेचर भी पता चल गया। कैसा होता है? लेविस एसिड, मतलब एसिडिक होता है। एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या है? AlC3। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1। एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है +3, क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1। दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा AlC3। ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें काजल एक नाम की लड़की है जो 3 ब्रेड स्लाइसेस को डिफरेंट कंडीशन में रखती है। पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग को ड्राई, मतलब जो वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे कोई भी तरह का एयर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का नमी एयर में नहीं होना चाहिए, और डार्क प्लेस में रखती है। ठीक है, सेकेंड स्लाइस को कहाँ रखती है? मॉइस्चर पे वाले जगह पर, जहाँ पे एयर में क्या है? नमी है, और डार्क प्लेस पे रखती है।
थर्ड वो रेफ्रिजरेटर में रखती है। तो हमें पूछ रहा है कि वाट सी ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द कंडीशन, वो तीनों कंडीशन में, तीनों स्लाइस में वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगी, जबकि वो तीनों स्लाइस को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखी है। पहले वाले स्लाइस को ड्राई वाले कंडीशन में रखी है जहाँ पे कोई भी तरह का मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, सेकेंड वाले को रखी है मॉइस्चर वाले जगह में, थर्ड वाले को रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्लाइस यहाँ पे है ब्रेड कलर स्लाइस, सेकंड स्लाइस यहाँ पे, थर्ड स्लाइस यहाँ पे। तो फर्स्ट स्लाइस के बारे में पहले जानते हैं कि उसमें क्या होगा, किस तरह का ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देयर इज नो चेंज टेक्स प्लेस, वहाँ फर्स्ट स्लाइस में कोई भी तरह का चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज ब्रेड माउल्ड डज नॉट, जो ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगता है, ब्रेड माउल्ड क्या है, एक तरह का फंगस है, ब्रेड माउल्ड क्या है, एक तरह का फंगस, वाइट कलर का फंगस है, जो क्या होता है, ग्रो नहीं कर पाता है ड्राई प्लेस में ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए जो हमारा जो चिप्स का पैकेट है या किसी भी तरह का जो पैकेट होता है जो हम लोग खरीदते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें पहले से ही गैस फिलअप रहता है ताकि एक्सटर्नल उसमें एयर ना जा पाए, क्योंकि एक्सटर्नल एयर में तो मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा, और वो मॉइस्चर क्या करेगा, उस हमारे पोटैटो चिप्स को ख़राब कर देगा और फिर उसके ऊपर फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, है ना। और कोई भी तरह का पैकिंग में क्या होता है, पूरी तरह से एयर को बाहर निकाल लिया जाता है और अच्छे से रैपिंग कर दिया जाता है ताकि बाहर का जो मॉइस्चर वाला एयर है उसको इफेक्ट ना करे और उसके ऊपर फंगस ना लगे, फंगस में ब्रेड मोल्ड ना उसके ऊपर लगे। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट तरह के चेंजिंग में, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले स्लाइस पे हम लोग को कोई भी तरह का चेंजिंग देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रेड मोल्ड या फंगस कभी भी ड्राई प्लेस पे ग्रो नहीं करता है ना। सेकेंड, अगर हम लोग स्लाइस को कहाँ रख दिए, मॉइस्चर वाले जगह पे, मतलब कि स्लाइस ऐसा जगह पे रखा हुआ जिसके सराउंडिंग में एयर में क्या है, मॉइस्चर है, नमी है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इफ अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड केप्ट इन अ मॉइस्चर प्लेस, हम लोग मॉइस्चर प्लेस में रखते हैं, तो डार्क प्लेस में सम लाइट हेयरी काइंड ऑफ ग्रोथ, मतलब कि उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो गया, फंगस, जो वाइट हेयरी कलर का रहता है ना, लाइट हेयरी कलर का, कैन बी सीन ऑन इट सरफेस, तो ब्रेड के ऊपर हम लोग को कैसा देखने के लिए मिलेगा, वाइट कलर का हम लोग को फंगस देखने के लिए मिलेगा। दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, जिसको ये ब्रेड मोल्ड क्या है, एक तरह का फंगस है, द टाइप ऑफ अ फंगस, अ टाइप ऑफ अ फंगस। ठीक है, तो सेकेंड वाले कंडीशन में हम लोग को क्या देखने के लिए मिल गया कि अगर हम लोग स्लाइस को मॉइस्चर वाले जगह में रखते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर का हेयरी टाइप हम लोग को ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, जिसे एक जो क्या है, एक तरह का फंगस है ना। तो देखते हैं कैसा रहता है ब्रेड माउल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वाइट कलर का लाइट जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये आपका ब्रेड माउल्ड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड, जो एक तरह का क्या होता है, फंगस होता है ना। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड माउल्ड को हम लोग कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में अगर हम स्लाइस को कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो क्या उसके ऊपर कैसा ऑब्जर्वेशन हम लोग को तो ये थर्ड वाले पार्ट को हम लोग कहाँ रख दिए, रेफ्रिजरेटर, मतलब अपने फ्रीजर में रख दिए, तो उस पर हम लोग को क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इन थर्ड स्लाइस देयर इज नो चेंज, किसी भी तरह का चेंजिंग हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमारा जो ब्रेड है वो सेफ रहेगा, वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खाने में, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा ब्रेड मोल्ड है, एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से तो देख सकते हैं, लेकिन उसको वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जिसको क्या होना चाहिए, जिसको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब कि एक फेवरेबल, जिस फेवरेबल कंडीशन चाहिए रहने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ही अपने सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए टू ग्रो इजिली, है ना। तो जिस तरह, इसलिए फ्रीजर में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेड माउल्ड का ग्रोथ नहीं हो पाता है, किसी भी तरह का फंगस का ग्रोथ स्लाइस के ऊपर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपका तीनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए फोर्थ पे चलते हैं। स्नेहा वाज स्टडिंग
ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्नेहा नाम की लड़की है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रही है। हर क्लास टीचर आस्क्ड हर टू स्टेट द नेम ऑफ इवेंट्स। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछें कि अगर क्या हो, अगर एक मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो अगर मान लो कि उसमें अगर एक फर्टिलाइज्ड हो जाए और एक फर्टिलाइज्ड ना हो तो ये दोनों इवेंट में क्या घटना होगा, क्या हैपन होगा, उसके बारे में उसके टीचर उससे पूछते हैं। तो पहले ये समझ लें कि अगर एक फर्टिलाइज्ड कब होता है और एक फर्टिलाइज्ड कब नहीं होता है। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गेमेट क्या होता है, ओवा होता है, और मेल गेमेट होता है स्पर्म। ये ओवा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एग बोलते हैं। जब ये स्पर्म क्या होगा, इसके साथ जाके मीट करे या फ्यूज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर इन द केस अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एग ना रहे, सिर्फ स्पर्म रहे, स्पर्म आए और एग से फ्यूज ना कर पाए तो उस समय में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी वहाँ पे कोई भी तरह का एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि जब स्पर्म जो मेल गैमेट है जब फीमेल गैमेट के साथ जब मीट हो जाता है तो वहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है ना। और जब एग के साथ स्पर्म मीट नहीं कर पाता तो वहाँ पे कंडीशन बनता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो ये दोनों के बारे में जानेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस समय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि जो स्पर्म होता है मेल गैमेट होता है अगर फीमेल गैमेट के साथ जाके मीट कर चुका है तो द एम्ब्रॉय गेट अटैच्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रॉय का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ, टू द वॉल ऑफ यूटेरस। तो जो एम्ब्रॉय का जो फॉर्मेशन हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कहाँ अटैच हो जाता है, यूटेरस। यूटेरस हम लोग समझ सकते हैं, ये आपका यूटेरस है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, यूटेरस है। ये जो पार्ट है यहाँ पे हम दूसरे कलर से इसको ये क्या है आपका पार्ट, यूटेरस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होगा और ये क्या हो जाएगा, यूटेरस के वाल से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अनटिल कब तक, जब तक एक बेबी का बर्थ ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम समझ गए कि जब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इफ़ एग इन द केस द फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया यानी कि जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट जाके मीट नहीं कर पाया तो क्या होता है, द थिक्ड इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। यूटेरस हम लोग जाने कि ये वाला पार्ट होता है, ये सब क्या है, यूटेरस का पार्ट है। तो ये यहाँ पे जो थिक्ड इनर लाइनिंग मतलब ये जो लाइनिंग है ना, जो थिक्ड इनर, जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थिक्ड इनर लाइनिंग जो है क्या होता है, ब्रेक्स डाउन, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन अलॉन्ग विथ ब्लड वेजल। जो ब्लड वेजल के साथ क्या होता है, ये जो थिक इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस है जो आप यहाँ पे रेड कलर का देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है, टूट जाता है अलॉन्ग विथ ब्लड वेजल। द डीजनरेटेड, जो ये टूट गया जिसको हम लोग डीजनरेटेड बोलते हैं, द पार्ट ऑफ यूटेरस जो डीजनरेटेड टूट गया है यूटेरस का पार्ट, वो कम्स होता है, बाहर निकलता है, विथ ब्लड वेजल मूव्स आउट ऑफ द वेजाइना के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो क्या होता है, जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इनर लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस का ब्रेक डाउन होता है और वो किस रूप में बाहर आता है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 5, नादिया परफॉर्म्ड अ मोनोहाइड्रेट एक्सपेरिमेंट। नादिया नाम की एक लड़की है जो मोनोहाइड्रेट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करती है बिटवीन किसके बीच में, एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट है जिसको हम लोग टीटी से डिनोट किए हैं, एक होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट है। यहाँ पे दो तरह का प्लांट है, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। होमोजाइगस का मतलब हम लोग आगे समझेंगे। सी ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स डिनोटेड बाय T1, स्मॉल कैपिटल T और स्मॉल t।
F1 जनरेशन में उसको क्या देखने के लिए मिला, जब ये एक्सपेरिमेंट की टॉल प्लांट को, जो टी है, और स्मॉल टी प्लांट को, दोनों को क्या किया गया, क्रॉस रिप्रोडक्शन किया गया, तो उसको F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी का ऑब्टेन्ड हुआ प्लांट्स, ठीक है। हाउ एवर इन F2 जनरेशन, उसमें क्या हुआ कि F2 जनरेशन में जो आपका शॉर्ट प्लांट भी उसको ऑब्टेन्ड हुआ और टॉल प्लांट भी उसको ऑब्टेन्ड हुआ। डज द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें मिला है कि दो पी प्लांट को, एक टॉल है एक शॉर्ट है, दोनों को क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाएं, तो क्या उससे जो हमें मिला F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में, क्या वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस करता है? तो हाँ करता है। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बारे में हम जान लेंगे तो ज़्यादा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो मोनोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मोनोहाइड्रेट किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे मोनोहाइड्रेट का मतलब लिखा हुआ है, वेन वी ब्रीड टू पी प्लांट्स। चलिए इसको हम अच्छे से डायग्राम से समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो प्लांट है, दो पी प्लांट है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, जिसको ड्रॉप भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मोनोहाइड्रेट का मतलब समझना हमें, व्हेन वी ब्रीड टू पी प्लांट्स, हम लोग को दो पी प्लांट्स को ब्रीड करना है, यानी कि क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। ब्रीड मतलब होता है रिप्रोडक्शन करवाना। हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है वन डिफरेंट कैरेक्टर, सिर्फ एक ही डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए दोनों में। इसमें भी इसका क्या है डिफरेंट कैरेक्टर, ये टॉल है, ये क्या है, ये आपका टॉल पी प्लांट है, ये आपका शॉर्ट पी प्लांट है, तो दोनों में एक ही डिफरेंस हुआ ना, सिर्फ हाइट का। बाकी इसका लिप्स का कलर भी ग्रीन है, इसका भी लिप्स का कलर ग्रीन है। इसमें जो फ्लावर है वो मान लीजिए कि ब्लू फ्लावर लगा हुआ है, इसमें जो फ्लावर लगा हुआ है ब्लू फ्लावर लगा हुआ है। तो इसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बस बाकी क्या का डिफरेंस ही है, हाइट का। तो वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होगा कि डिफरेंट, सिर्फ वन डिफरेंट कैरेक्टर इसमें रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हाइट है, वन डिफरेंट कैरेक्टर, इसके अलावा इसका हर एक प्रॉपर्टी मैच करा। यहाँ तक जो हमें पी मिलेगा, जो मटर हमें मिलेगा, उसका जो सीड होगा वो भी राउंड राउंड होगा। तो इसमें भी आपका जो पी प्लांट होगा, इसमें भी जो आप ऑब्टेन कीजिएगा उसका भी सीड क्या होगा, राउंड राउंड होगा, ठीक है। तो मोनोहाइड्रेट हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ वन डिफरेंट कैरेक्टर हो, ईच में, दोनों में अलग अलग सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर हो, ठीक है। तो इसमें हाइट हुआ, इसमें भी हाइट हुआ, ठीक है। इसका टॉल तो इसका शॉर्ट, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है वन डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर, डिफरेंट अपोजिट, मतलब कि ये हाइट में टॉल है तो इसको हाइट में कन्फर्मली शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग मोनोहाइड्रेट समझ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे, होमोजाइगस टॉल पी प्लांट। होमोजाइगस का मतलब पहले समझते हैं। होमोजाइगस का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। होमोजाइगस टॉल, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जाइगस मतलब होता है लोकेशन, मतलब कि टी प्लांट जो है अगर उसका हाइट टी से है तो ये होमोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका टी प्लांट जो, जिसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, जिसको जीन्स हमेशा डबल पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, इसमें डबल पेयर क्या है, एक कैपिटल टी, दूसरा भी क्या है, कैपिटल टी, ठीक है, जिसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। मैंडलीव के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, फैक्टर यूनिट हो जाएगा, जिसमें दो फैक्टर क्या है, एक टॉल है दूसरा भी टॉल है, मतलब कैपिटल टी। लेकिन हेट्रोजाइगस पी प्लांट किसे बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट किसे बोलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब इसमें दो डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट है इसके जीन्स में, इसमें दो डिफरेंट फैक्टर प्रेजेंट है इसके जीन्स में, तो इसको हेट्रोजाइगस पी प्लांट बोलेंगे। ये भी प्लांट क्या रहेगा, टॉल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, मतलब कि वो उस पर राज कर रहा है स्मॉल पे, मतलब कि वो इसी भी पी प्लांट क्या होगा आपका, टॉल ही रहेगा, जितना ये टॉल रहेगा उतना ये भी टॉल रहेगा। लेकिन ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट कहलाएगा, ये आपका होमोजाइगस कहलाएगा। उसी तरह से होमोजाइगस शॉर्ट यानी कि स्मॉल टी, ठीक है, और हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट क्या कहेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आई थिंक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम जो नादिया थी वो क्या की, मोनोहाइड्रेट मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ वन डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर का, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, वन डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर इन ईच प्लांट, यानी ये टॉल है तो ये शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, अगर यहाँ पे सीड, अगर सीड यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे रिंकल होना चाहिए, लेकिन वो डाई हाइब्रिड उसको बोलेंगे। अगर टॉल, अगर एक प्लांट टॉल है दूसरा प्लांट शॉर्ट है और उसका सीड में भी डिफरेंस है, एक राउंड है दूसरा रिंकल है, तो उसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर का डिफरेंट अपोजिट है, मतलब एक ही कैरेक्टर में अपोजिट है, मतलब एक हाइट में एक टॉल है एक शॉर्ट है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कि नादिया नाम की एक लड़की है जो 2 पी प्लांट, एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, यानी कि होमोजाइगस मतलब हम बता दिए, होमोजाइगस टी टॉल प्लांट को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी, ठीक है। उससे जो हमें मिला, और एक शॉर्ट होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट, होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट के बीच में क्या किया, क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाई है, क्रॉस रिप्रोडक्शन। तो शॉर्ट होमोजाइगस कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी। हेट्रो में एक बड़ा टी रहेगा, एक छोटा टी रहेगा, हेट्रो में, होमो में दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ये दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने का जो रिजल्ट मिला, जो इसका ऑफ स्प्रिंग आया, ऑफ स्प्रिंग हम लोग समझ सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो आया इसका नीचे, वो आप देख सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों का कैरेक्टर आएगा। देखिए कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, टॉल स्मॉल। अब ये क्या हो जाएगा, ये हाफ में बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो जीन्स है ये क्या हो जाएगा, जब रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा तो 2 हाफ फैक्टर में ये बट जाएगा। तो एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। अब हम यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे, यहाँ पे एक बार क्या होगा, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी के साथ जाकर फ्यूज करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉल है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट फैक्टर इसमें आ गया, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। उसी तरह से फिर ये जो कैपिटल टी है फिर क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाले के साथ जाके फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। ये भी हेट्रोजाइगस, इससे भी क्या बनेगा, टॉल ही प्लांट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका, ये कैपिटल टी क्या करेगा, एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा, तो फिर से क्या फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही टी कैपिटल टी फिर एक बार इसके साथ फ्यूज करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जितना प्लांट्स बना है, यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, ये दो आपके क्या है, प्योर पेरेंट्स हैं। प्योर पेरेंट मतलब प्योर टॉल पी प्लांट और प्योर शॉर्ट पी प्लांट, लेकिन ये आपका प्योर पी प्लांट नहीं है, ये हाइब्रिड है। ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो इसलिए मोनोहाइब्रिड बोलिए या मोनोहाइड्रेट बोलिए। हाइब्रिड मतलब होता है कि ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया, जो यहाँ पे आया है F1, ये पेरेंट के बाद जो जनरेशन आता है वो F1 जनरेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे दादा दादी से हमारे मम्मी पापा हैं, तो वो F1 जनरेशन हुआ, और उस F1 जनरेशन, और उसके बाद हम क्या हैं, उसके बाद जो हमारे मम्मी पापा का जो हम लोग जो बर्थ लिए वो हमारा क्या हो गया, F2 जनरेशन हो गया, ठीक है। तो हमारे मम्मी पापा F1 जनरेशन, हमारे और हम लोग क्या हो गया, F2 जनरेशन। किसके लिए, ग्रैंडफादर के लिए, ग्रैंड मदर के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सारा टोटल हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये सब आपका हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है, जिसमें टी क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब कि वो अपना उसका फेनोटाइप दिख रहा है। फेनोटाइप उसे कहते हैं जो हमें दिख पा रहा हो, जो हमें विजिबल हो। जैसे ये प्लांट टॉल है तो हमें दिख रहा है ना, इसे हमने डोमिनेंट पी प्लांट बोल रहे हैं, डोमिनेंट पी प्लांट। और टी क्या है, रिसेसिव, मतलब इसमें स्मॉल टी का भी है, मतलब फैक्टर है, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। जो दिख नहीं पाएगा उसको रिसेसिव बोलेंगे, जो दिख जाएगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे। यानी कैपिटल टी, यानी कि यहाँ पे टॉलनेस ज़्यादा है ना। डोमिनेंट क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है शॉर्ट से। यहाँ पे शॉर्ट का कोई भी हमको गुण देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब इसी F1 जनरेशन में से 2 किसी कैरेक्टर को उठाया गया और उसका फिर क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया गया, तो जो रिजल्ट आया उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर को उठा लिए, 2 पी प्लांट को उठा लिए, मतलब इससे 2 सीड जो हमें मिला उसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे ज़मीन में डालकर इसको ग्रो करवाएं। तो ग्रो जब करवाएं तो इसका कैरेक्टर कैसा है, कैपिटल टी, मतलब ये हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है। हेट्रोजाइगस मतलब कि एक कैपिटल टी रहेगा, एक
स्मॉल टी, इसका जो फैक्टर रहेगा वो दो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो इसका जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों का दोनों जो फैक्टर है अलग अलग हाफ हाफ में बट गया। जब रिप्रोडक्शन होने लगा तो उस समय ये दो अलग अलग फैक्टर में हाफ हाफ बढ़ चुका है। अब इसका जो हम लोग करवाएंगे इसका जो हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो ये जो कैपिटल टी है इस टी से क्रॉस करेगा तो टी बने कैपिटल टी, और ये फिर यही टी किससे करेगा, ये स्मॉल टी से करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी एक बार कैपिटल टी से करेगा तो स्मॉल टी टी, लेकिन यहाँ पे टी क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए हम इसको आगे रखेंगे। नेक्स्ट स्मॉल टी इसके साथ करेगा तो यहाँ पे क्या बना, स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको होमोजाइगस टॉल पी प्लांट बोले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है वो प्योर है, एकदम प्योर फैक्टर है, दोनों सेम फैक्टर है, इसलिए होमोजाइगस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको भी होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। टॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी क्या है, डोमिनेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी का कोई भी मतलब गुण प्लांट में नहीं दिख पाएगा, लेकिन वो फैक्टर प्रेजेंट रहेगा प्लांट के अंदर लेकिन वो नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से दोनों को जो हम लोग फ्यूज किए, क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाएं, तो क्या हुआ, जो फर्स्ट प्लांट हमें मिला वो टॉल मिला, सेकेंड मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट जो है, यहाँ पे पहले एक प्लांट छोटा था, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट F1 जनरेशन में हमें मिला, ये जो आपका क्या है F1 जनरेशन है, ये आपका क्या है F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन क्यों, क्योंकि ये F1 जनरेशन से आया है, इसलिए इसको हम F2 जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये सब जो टोटल प्लांट्स हैं ये F1 जनरेशन से आए, इसलिए इसको हम लोग F2 जनरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट छोटा था, एक प्लांट टॉल था, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कौन हुआ, टॉल प्लांट डोमिनेंट कर गया शॉर्ट प्लांट पे, मतलब टॉल फैक्टर जो है वो शॉर्ट वाले फैक्टर पे डोमिनेंट कर गया, तब तो हमें F1 जनरेशन में एक भी शॉर्ट प्लांट हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम अच्छे से लिख कर दिखाते हैं। आई थिंक कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पूरा क्वेश्चन को हम लोग अच्छे समझने के बाद इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, यस गिवन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ डोमिनेशन। जो हमारा गिवन जो भी गिवन था इन्फॉर्मेशन, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। बिकॉज इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस्ड। हम लोग देखे थे कि हम लोग दो प्लांट का यूज किए थे, एक होमोजाइगस टॉल पी प्लांट, एक होमोजाइगस शॉर्ट पी प्लांट। तो ये प्योर था, मतलब होमोजाइगस था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब हम लोग को F1 जनरेशन मिला था, F1 जनरेशन जिसमें हमें मिला था, F1 जनरेशन में सारा प्लांट हमें टॉल मिला था, सारा प्लांट हमें क्या मिला था, टॉल। जो 4 प्लांट हमें मिला वो क्या मिला, टॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका शॉर्ट प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो गायब हो गया था, वो नहीं दिख रहा था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिकॉज इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर वाज एक्सप्रेस, एक ही एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, वो क्या था, टॉल था। सिर्फ सारा प्लांट क्या था, टॉल था, एक भी प्लांट ड्रॉप नहीं था, ठीक है। तो मेंडलीव कॉल्ड इट एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। जो टॉल प्लांट, जो टॉल वाला टॉलनेस आया कैरेक्टर सभी प्लांट में, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोला गया। सभी प्लांट क्या था, टॉल था, सभी प्लांट क्या था, टॉल था, है ना। तो यहाँ पे टी क्या बन गया, डोमिनेट बन गया ओवर द शॉर्ट प्लांट, मतलब ओवर द शॉर्ट प्लांट पे, है ना। जो शॉर्ट प्लांट था उस पर टी जो तो कैपिटल थी था, वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। वहाँ पे सब सारे प्लांट में टॉलनेस का ही कैरेक्टर दिख रहा था, ठीक है। दिस फेनोमेना, ये घटना बताता है ऑफ अपीयरेंस ऑफ ओनली वन ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, एक टॉल पी प्लांट लिए थे, एक स्मॉल पी प्लांट लिए थे, एक टॉल पी प्लांट लिए थे, एक स्मॉल पी प्लांट। लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमें ये चारों प्लांट में देखने के लिए मिला, सिर्फ एक ही कैरेक्टर। तो वही लिखा वहाँ पे, अपीयरेंस ऑफ ओनली वन ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में से सिर्फ हमें एक ही
देखने के लिए मिला, एक ही ट्रेड देखने के लिए मिला इन F1 जनरेशन, इसीलिए इससे हम डोमिनेंस, इट इज टर्म एज अ डोमिनेंस, इससे हम क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंस बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू अ सोन इन फिगर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। और ये क्या है, इसमें जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, क्या निकालना है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। स्टेटिंग द रेलिवेंट प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन विच अल्फा पार्टिकल मूव्स। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और ये आपका चार्ज का डायरेक्शन, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन हुआ। तो हमें पता करना है कि अल्फा पार्टिकल की तरफ किधर फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या बोलता है कि हमें 3 फिंगर्स को, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि मान लीजिए कि आपका ये 4 फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, सॉरी ये आपका 4 फिंगर है, ये आपका थंब हो गया, ये आपका 4 फिंगर है। 4 फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, बी वाले डायरेक्शन को, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को। ये आपके करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका जो है फोर्स कि चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो है अल्फा पार्टिकल यहाँ पे समझ लीजिए किसको कंसीडर करता है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यानी कि करंट, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन को एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने मिडिल फिंगर को अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है। ठीक है, एक सेकेंड हम आपको समझा देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये येलो लाइन है, ये 4 फिंगर को मिडिल फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल फिंगर को। ठीक ना, तो हम क्या, एक मिडिल फिंगर किसको बताता है, करंट के डायरेक्शन को, और हम अल्फा पार्टिकल जिधर मूव कर रहा है उसको हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम किए हैं, तो हमें 4 फिंगर को ऊपर रखना होगा। आप भी अपने फिंगर को उस तरह से कीजिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 4 फिंगर को हम लोग ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर दिए, और हमारा जो ये जो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, 4 फिंगर के द्वारा। हम मिडिल फिंगर को ऊपर की ओर रख दिए हैं, और हमारा जो 4 फिंगर है वो इस डायरेक्शन में है। ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, तो हम 4 फिंगर यानी कि जो पिंक कलर है हम उसको इस डायरेक्शन में बनाएंगे, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके करंट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलरली लगेगा, क्योंकि सब फिंगर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये 2 फिंगर तो परपेंडिकुलर हो गया, तो 3rd फिंगर भी क्या हो, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा ताकि ये इस वाले फिंगर के ऊपर परपेंडिकुलर रहे और इस वाले फिंगर के ऊपर भी परपेंडिकुलर का एंगल बनाए, तो ये आपका फोर्स बता देगा। ये आपका थंब फिंगर है, ये आपका क्या है, थंब फिंगर, ये आपका क्या बता देगा, फोर्स। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है आउटवर्ड्स दी पेज या आउटवर्ड्स द प्लेन लग रहा है ना, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स, आप अपने जब फिंगर को इस तरह से होल्ड कीजिएगा तो आपको फील होगा कि जो आपका थंब है वो किधर की ओर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स दी प्लेन। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे डायरेक्ट इसका। तो डायरेक्शन इन विच द अल्फा पार्टिकल मूव्स इज आउट ऑफ द प्लेन, ये आपका
ए का आंसर हुआ। बी का आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल वेन केप्ट इन मतलब रेस्ट। अगर मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है, और रेस्ट अल्फा पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो देयर विल बी नो फोर्स अप्लाई ऑन अल्फा पार्टिकल व्हेन इट केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एट रेस्ट। आई थिंक आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी 6 में ही और क्वेश्चन करके आता है वो है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग। 2 स्टूडेंट्स हैं जो प्लेइंग कर रहे हैं, प्लेइंग विथ 2 मैग्नेट्स। 2 स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के साथ प्ले कर रहे हैं। दे ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करते हैं कि द मैग्नेट्स वेयर समटाइम्स अट्रैक्टिंग एंड समटाइम्स रिपेलिंग। वो जब मैग्नेट के साथ खेल रहे हैं 2 स्टूडेंट, तो सम टाइम क्या हो रहा है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, और सम टाइम मैग्नेट क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है फ्रॉम देयर एंड्स। दे आस्क अबाउट द मैग्नेट फ्रॉम देयर फिजिक्स फैकल्टी। वो अपने फिजिक्स टीचर से पूछते हैं मैग्नेट के बारे में। ही डेमोस्ट्रेट, वो जो उनके टीचर हैं फिर उसके बारे में अच्छे तरीके से उनको बताते हैं एक्टिविटी करके, विथ मैग्नेट इंड्स एंड ड्रॉ डायग्राम। उनके टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डायग्राम बनाकर उनको समझाते हैं वो दोनों स्टूडेंट को। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो। तो ये जो डायग्राम नीचे दिया हुआ है इसको हमको अच्छे से स्टडी करना है और फिर हमें आंसर देना है। ए में क्या आंसर देना है उसके बारे में पहले जान ले। आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड पी एंड क्यू एज नॉर्थ और साउथ पोल। हमें क्या करना है कि इस पी वाले मैग्नेट का पोल और इस क्यू वाले मैग्नेट का पोल हमें डिसाइड करना है। गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। तो ए वाले का आंसर क्या होगा उसके बारे में डिसाइड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि लाइक पोल मतलब कि लाइक पोल जो होता है मैग्नेट का, तो हम लोग जानते हैं कि 2 बार मैग्नेट है। ये पहला स्टूडेंट का बार मैग्नेट है, दूसरा स्टूडेंट का बार मैग्नेट है। वो क्या किए नॉर्थ, वो जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो अपने मैग्नेट को इस तरह से होल्ड किया, और सेकेंड वाला जो स्टूडेंट था वो अपने मैग्नेट को इस तरह से होल्ड किया। तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट का नॉर्थ पोल सेकेंड वाले स्टूडेंट की तरफ था, और सेकेंड वाले स्टूडेंट का साउथ पोल फर्स्ट वाले स्टूडेंट की तरफ था। तो ये दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ और साउथ 2 अपोजिट पोल है, मतलब कि अनलाइक है, दोनों सेम नहीं है। अनलाइक मतलब कि दोनों डिफरेंट पोल्स हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। लेकिन अगर हमारा जो क्या रहेगा लाइक पोल्स रहेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आउटवर्ड्स द मैग्नेट, बार मैग्नेट जो आउटवर्ड्स जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ में जाके टर्मिनेट होता है। नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ में जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है वो यही बताता है कि ये जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये जो मैग्नेट यहाँ पे है, जो टीचर जो उसकी फिजिक्स फैकल्टी उस स्टूडेंट को बताए हैं, पहले हम इसका बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कैसा बनेगा। तो इस वाले ये फर्स्ट मैग्नेट था, ये सेकंड मैग्नेट था। तो इसमें जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे के सामने अपोजिट पोल्स रखे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा, साउथ की ओर जाके टर्मिनेट कर जाएगा। नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ, साउथ की ओर जाके टर्मिनेट हो गया आउटवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ की ओर जाके टर्मिनेट कर रहा है। इस सेकंड वाले मैग्नेट में नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगा, साउथ में जाकर टर्मिनेट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एरो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो एरो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो एरो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के दूर भाग रहा है, मतलब कि अवे भाग रहा है। ये दोनों इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एरो हैं ये क्या हो रहे हैं, अवे जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है एरो पास में आ रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों मैग्नेट क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा
ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जो मैग्नेट है एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या करेगा, ये मैग्नेट रिपेल करेगा एक दूसरे को, और यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा इससे। तो हम यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो उसको टीचर उसको डेमोस्ट्रेट करके एग्जाम्पल दिए एक मैग्नेट के थ्रू, तो उसका हम पोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कंडीशन उसको हम पहले बना लेते हैं। बात याद रखना है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमें ये दो पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। ठीक है, मतलब कि दो अपोजिट पोल, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर रहेगा एक दूसरे की फेसिंग करेगा, एक दूसरे के सामने रहेगा तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्थ पोल रहेगा, मतलब कि ये लाइक पोल है, दोनों सेम पोल है, तो वो रिपेल करेगा। ठीक ना, अगर नॉर्थ पोल है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये मैग्नेट इधर भागेगा, ये मैग्नेट इधर भागेगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इस मैग्नेट का इधर साउथ है, यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये भी मैग्नेट क्या करेगा, एक दूसरे से रिपेल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि इसका पोल कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में जानेंगे हम। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ से क्या होता है, नॉर्थ से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ की तरफ जाके टर्मिनेट करता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। इसमें भी क्या होगा, आउटवर्ड्स दी मैग्नेट, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और साउथ में जाके टर्मिनेट करेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि लाइक फोर्स जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन बनाए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में इस तरह से पैटर्न बनेगा, और कंडीशन नंबर सेकेंड में देखते हैं किस तरह से बनेगा। इधर ही बना लेते हैं। नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगा, साउथ से जाके टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगा, साउथ से जाके टर्मिनेट करेगा, साउथ पे जाके टर्मिनेट करेगा, डिक्लाइन होगा। इसका ही बनाते हैं, नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगा और साउथ में जाके टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुआ, साउथ में जाके टर्मिनेट किया, नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुआ, साउथ में जाके टर्मिनेट हुआ। इसमें भी नॉर्थ से ऑरिजिनेट करेगा, साउथ में टर्मिनेट करेगा। अब एरो दे लेते हैं, नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुआ, साउथ में जाके टर्मिनेट हुआ। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एरो जो है मैग्नेट के अंदर, ये साइड में, क्योंकि हमें ये साइड का कंपेरिजन करना है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैग्नेट, यहाँ पे जो एरो है वो मैग्नेट के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे जो एरो है मैग्नेट से बाहर। तो इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम सही है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एरो है वो मैग्नेट से बाहर निकल रहा है, जिस तरह से इसमें निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह से इससे भी निकल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वाला डायग्राम सही है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा आपका, इस वाले मैग्नेट पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ होगा। साउथ इधर, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन गलत है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आते हुए दिखेगा, जो कि हमारे डायग्राम को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हमारा ये डायग्राम रॉन्ग है। हम जानते हैं कि अनलाइक लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन तब भी ये डायग्राम रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आपका एरो जो है अंदर आते हुए दिख रहा है, लेकिन इस डायग्राम में आपका एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एरो वो बाहर जाते हो, जो कि इस डायग्राम को सेटिस्फाई करता है अच्छे तरीके से, है ना। तो ये डायग्राम हमारा सही हुआ। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ, इसका हम लोग बना चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल each other each other
ये गिव रीजन में हम ये आंसर दे देंगे। डायग्राम को बनाने के बाद अच्छे से इसमें सारा चीज़ को मेंटेन कर दे कि नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, क्यों होगा वो हम आपको दिखा चुके हैं। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डायग्राम इस डायग्राम को सेटिस्फाइड करा है। ये डायग्राम जो है फर्स्ट वाला इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, सेकेंड वाला इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो डायरेक्शन होता है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, वो क्या होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। चलिए इसको हम आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाता है। कैसा बनाता है? क्लोज लूप। ठीक है, तो हमें बस क्लोज लूप इसमें बनाना है। हम लोग जानते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। मतलब नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता है और साउथ में जाके टर्मिनेट कर जाता है, मतलब डिक्लाइन कर जाता है, टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑरिजिनेट करवाएं इसको और साउथ में ले जाके टर्मिनेट करा दें। लेकिन अगर हमें क्लोज लूप बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको भी अंदर में लेकर आना होगा। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या फॉलो करें, यहाँ से एरो ऐसे गया, आउटसाइड द मैग्नेट कैसा है नॉर्थ टू साउथ, और लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या हो गया साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है इसी के वजह से। उसी तरह से इधर ही बना लेंगे, तो नॉर्थ से ऑरिजिनेट हुआ साउथ में जाके टर्मिनेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट क्या हो जाएगा क्लोज लूप बनाएगा, तो एरो कैसे जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो आई थिंक सेकेंड बी का भी आंसर क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इन साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, या आर लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, आर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन 7 द फिगर शोज अ फूड वेब। ये जो फिगर है वो फूड वेब या फूड चैन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें फूड चैन उसे बोलते हैं जिसमें एक एनिमल प्लांट पे डियर डिपेंड है, डियर पे टाइगर डिपेंड है, इसको बोलती है फूड चैन। लेकिन अगर बहुत सारे एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड हो जाए और उसको एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया, उसे बोलते हैं फूड वेब, है ना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग को किस तरह से अरेंज करना है, इन ट्रॉपिक लेवल में अरेंज करना है। किसमें अरेंज करना है? ट्रॉपिक लेवल में। ट्रॉपिक लेवल यानी कि हम लोग को पिरामिड स्ट्रक्चर में, इस तरह के स्ट्रक्चर में इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ट्रॉपिक लेवल किसे कहा जाता है। तो ट्रॉपिक लेवल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा आप सी कर पा रहे होंगे, और इसमें 3-4 कॉलम बटे हुए रहते हैं। पहले कॉलम में रहता है प्रोड्यूसर, सेकंड में आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फोर्थ में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर में हम किसको लेंगे? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में लिखेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोरस जो प्लांट पे डिपेंड करते, सिर्फ ओनली प्लांट पे और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर में लिखेंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्मॉल कार्निवोरस, जो छोटे छोटे इंसेक्ट ये सब को खाते हों, या छोटे कार्निवोरस हों, जो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हो, जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता होगा? प्लांट पे, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर में, डायरेक्टली स्मॉल कार्निवोरस को हम लोग इसमें लिखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और लार्ज कार्निवोरस को हम लोग टर्शियरी में लिखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में ट्रॉपिक लेवल के बारे में एक नोट पॉइंट है, उसके बारे में जान ले। जैसे एज वी गो अपवर्ड इन ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक लेवल में, जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक लेवल में। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जैसे जैसे लेवल बाई लेवल ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ नोट पॉइंट थे। अब इसके बारे में चलिए अरेंज करते हैं कि ये सब एनिमल को हम लोग किस पार्ट में अरेंज करेंगे, है ना। तो चलिए अरेंज करते हैं। ये हमने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे? ट्रॉपिक वाइज लेवल डिवाइड करेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसको हम लोग अब इसमें लिखेंगे
लिखेंगे एनिमल्स कि किस में कौन से एनिमल्स आएंगे, किस लेवल में कौन से एनिमल्स आएंगे। फर्स्ट में हमें प्रोड्यूसर्स को रखना है, फर्स्ट में हमें किससे रखना है, प्रोड्यूसर्स को। फर्स्ट में हमें प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर किससे कहते हैं, जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब को यूज़ करके और क्या देते हैं, फूड मिलता है, वो मतलब कि फूड बनाते हैं केमिकल प्रोसेस करके, है ना, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स हम लोग देखते हैं, ट्री हो गया, ये आपका ग्रीन प्लांट्स हो गया, ये आपका ग्रीन प्लांट्स है, ये आपका है ग्रीन प्लांट्स, कैरोट्स, कॉर्न, ये सब क्या है आपका ग्रीन प्लांट्स। तो इसको कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट लेवल में। इसको कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट लेवल में। इसको लिखेंगे फर्स्ट लेवल में। तो चलिए लिखते हैं कैरोट्स, कॉर्न। तो ये सब में से जो प्राइम प्रोड्यूसर्स में आएंगे फर्स्ट लेवल, ट्रॉपिक के फर्स्ट लेवल में जो आएंगे वो कैरेट हो जाएगा, कॉर्न हो जाएगा, फ्लावरिंग श्रब्स हो जाएगा और ट्री हो जाएगा। ठीक है। अब कार्निवोरस, अब हमें हर्बीवोरस ढूंढना है, क्योंकि हमें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सेकंड लेवल में आते हैं, देखिए प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड लेवल में, ट्रॉपिक के सेकंड लेवल में, ये आपका सेकंड लेवल है। तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमें क्या लेना है, हर्बीवोरस, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हो। तो ग्रीन प्लांट्स को कौन कौन खाते हैं एनिमल, रैबिट हो गया, माउस हो गया, डियर हो गया। ये तीन जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, क्या खाते हैं, ग्रास होपर हो गया, ये क्या खाते हैं, और ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। ये सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, माउस, रैबिट, ग्रास होपर, डियर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हमें क्या, अब ट्रॉपिक लेवल के थर्ड लेवल में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें हमें क्या रखना है, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या रखना है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल छोटे छोटे कार्निवोरस, जो मतलब कि छोटे कार्निवोरस हैं और जो थोड़े बहुत छोटे छोटे जीव जंतु को खाकर अपना लिविंग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका श्रीव। श्रीव भी एक तरह का एनिमल है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। फ्रॉग भी किस पे डिपेंड रहता है, इंसेक्ट पे ही डिपेंड रहता है। स्नेक भी किस पे डिपेंड रहता है, इंसेक्ट, रैबिट, ये सब छोटे छोटे एनिमल्स में ही आते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्नेक जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हवॉक है ये क्या होता है, ये फ्रॉग ये सबको ईट करता है। फ्रॉग हो गया, रैबिट हो गया, ये हवॉक जो है ये मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करता है। यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करता है उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स में लिखेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में माउस को भी हवॉक ईट कर सकता है, रैबिट को भी कर सकता है, ग्रास होपर्स को भी कर सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाएगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आपका आ जाएगा, श्रीव आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, हवॉक आ जाएगा। स्नेक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हवॉक जो है किंग कोबरा या एनाकोंडा जैसे सांप को नहीं खा सकता है, इसलिए स्नेक को हम लोग लास्ट वाले यानी फोर्थ, जिसमें हम लोग टर्शियरी ग्रुप, फोर्थ में किसको लिखते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स को लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लार्ज कार्निवोरस, है ना। तो स्नेक और वोल्फ किस में आ जाएंगे, स्नेक और वोल्फ किस में आ जाएंगे, स्नेक और वोल्फ जो है वो आ जाएंगे आपके लास्ट वाले में, मतलब कि ट्रॉपिक लेवल 4 पे। ठीक है। तो हम लोग पहले थर्ड वाले को लिख लेते हैं। थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, थर्ड में आ जाएगा श्रीव आ जाएगा, फ्रॉग आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं इसलिए इनको हम लोग स्मॉल कार्निवोरस बोलेंगे। हवॉक आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा स्नेक, लास्ट में आ जाएगा आपका स्नेक और उल्फ। क्यों, क्योंकि ये सब लार्ज कार्निवोरस एनिमल हैं। ये सब बड़े बड़े इंसान को भी खा, जैसे स्नेक है इंसान को भी खा सकता है, इसीलिए स्नेक को हम लोग लार्ज कार्निवोरस में रखे हैं, यानी कि लास्ट वाले में टर्शियरी कंज्यूमर्स में हम लोग लार्ज कार्निवोरस को लिखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉपिक लेवल कैसे अरेंज करना है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे कि हम बोले थे
कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, नंबरिंग कम होते जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट में कितना है 1 2 3 4 5, इसमें सेकंड में कितना है 1 2 3 4 ही है, थर्ड में कितना है 1 2 3 है, और लास्ट में कितना है 2 है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए वैसे वैसे नंबर ऑफ एनिमल्स कैसे हो गया, कम हो गया। सेकंड हमें क्या सेकंड और क्या फाइंड करना, हाउ मेनी एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितना एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन, सन से कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा डियर तक। तो डियर को कहाँ से खाने के लिए मिल रहा है, प्लांट से। कहाँ से, प्लांट से, प्लांट से मिल रहा है। तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हम लोग मान लेते हैं कि सन से जो एनर्जी फॉल हुआ है, एनर्जी जो आ रहा है वो 100 जूल है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, 1000 जूल है जो 100 जो सन से एनर्जी आ रहा है ग्रास के ऊपर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रास ही है जो लाइट एनर्जी यूज करके केमिकल प्रोसेस को पूरा करते हुए फूड हम लोग को वो अपने आप ही फूड बनाता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे प्लांट जो है सन से जो एनर्जी आता है, सन से जो एनर्जी आता है, सन से जो एनर्जी आ रहा है हम लोग मान लिए 100 जूल, तो उसका ओनली 1% ही प्लांट्स अपने फूड के प्रोडक्शन में यूज करता है। तो 1000 का 1 जूल कितना हो जाएगा, मतलब 1% ही, मतलब 1% ही यूज करता है। प्लांट्स जो है, फिर से हम अगेन रिपीट कर रहे हैं कि प्लांट्स जो है एनर्जी से सन से जो भी जितना भी एनर्जी आता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से आता है उसका सिर्फ 1% ही यूज करता है। तो 1% ऑफ 100 जूल कितना हो जाएगा, तो 1/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000, 20 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 10 जूल, यानी कि प्लांट में कितना एनर्जी आ गया, 10 जूल का। अब हम यहाँ से प्लांट के बाद हम लोग 10% ला का यूज करेंगे, मतलब कि अब यहाँ से जो एनर्जी जाएगा इस डियर में, जो डियर इसको इस प्लांट को ईट करेगा, सिर्फ ये ग्रास के लिए नहीं, एवरी प्लांट के लिए, इसमें जो 10 जूल आया मतलब कि सन का 1% ही ये एनर्जी स्टोर कर पाया अपने में। तो जब डियर इसको खाएगा तो यहाँ पे 10% ही इसमें एनर्जी जा पाएगा। तो 10% ऑफ 10 जूल कितना हो जाएगा, तो 10/100, 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1, सॉरी 1 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि डियर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है, 1 जूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी transferred in deer is 1 joule when we assume energy of sun 100 joule। ठीक है, तो हम लोग को बस दो बात का ध्यान देना है। पहला बात कि जो सन से एनर्जी आएगा और जो ग्रीन प्लांट अपना फूड के प्रोडक्शन में जो एनर्जी यूज करेगा ओनली 1% ही यूज करेगा, जितना सन से एनर्जी आ रहा है उसका सिर्फ 1%। उसके बाद फिर प्लांट के बाद जितना एनिमल में ट्रांसफ़र होगा वो 10% ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। ये हमें इस बात को ध्यान देना है, 10% लॉ जिसे बोलते हैं। थैंक यू। यहाँ तक आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ओसवाल का। नेक्स्ट सेक्शन बी का हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।